पार्टी किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। 4 को 3 सीटों पर अपने नंबर चुनाव लड़ेगी, युवाओं के साथ लड़ेगी, किसानों के साथ लड़ेगी, मजदूरों के साथ मिलकर लड़ेगी। अभी देश के अंदर जितनी राजनीतिक पार्टियां चल रही हैं, सब अंग्रेजों के बनाए रास्ते पे चल रही हैं। देश की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, सब अंग्रेजों के बनाए रास्ते पर चल रही हैं। उनका एक सूत्री कार्यक्रम है, वोट डालो और राज करो। पूरे देश को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है। हर आदमी अपनी जाति की पार्टी बना रहा है, अपने धर्म की पार्टी बना रहा है और समाज को तोड़ रहा है। सारे समीकरण जाति के बनाए जा रहे हैं कि किस जाति का कितना वोट है, किस जाति धर्म का कितना वोट है। और जाति धर्म की आग यहां तक पहुंच गई है कि समाज के अंदर हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। एक जाति का आदमी दूसरे जाति के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर पा रहा है, एक धर्म का आदमी दूसरे धर्म के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सबके अंदर डर बसा हुआ है। वो डर किस बात का भरा पड़ा है? वो कहा कि मेरा अक्षर खा ले रहा है, उसको लगा है कुछ हमारी नौकरी खा ले रहा है। ये सारा डर, ये सारा भय, ये हमारे राजनीतिक जो व्यवस्था है, अंग्रेजों की दी हुई व्यवस्था है, जो वोट का बर्बाद करने की व्यवस्था है, किस कारण से समाज में जांच हुई है। आज हमारी पार्टी जो समाधान नीतियों पर चल रही है, उसका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम गांव को इतना समृद्ध बना सकते हैं और इतना समृद्ध बनाने का संकल्प है कि भारत महापरिवार पार्टी ये कहती है कि भैया जब कपड़ा गांव में पैदा होगा तो कपड़ा भैया शहर में क्यों बनेगा? कपड़ा गांव में ही बनेगा जैसे पहले बनता था। अगर चमड़ा गांव में पैदा हो रहा है तो जूता गांव में बनेगा। हमारा कच्चा माल किसी फैक्ट्री में न जा करके हमारी फैक्ट्री गांव में लगेगी, घर घर में लगेगी, कपड़ा घर घर में बनेगा, जूता घर घर में बनेगा। हमारे जो बुनकर समुदाय के लोग हैं, उनके साथ क्या स्थिति है पता आपको? इन बड़े बड़े मिल वालों ने बर्बाद कर दिया। गांधी किसके खिलाफ थे? इन बड़ी बड़ी मिलों के खिलाफ थे कि बड़ी बड़ी मिलें बंद होनी चाहिए। जब एक बड़े बड़े मशीनों से कपड़े को बुन के लाएंगे अगर तो हमारे देश के बुनकर बन जाएंगे। इसीलिए गांधी जी ने कहा विदेशी वस्त्रों को चलाओ। लेकिन गांधी की बात करने वाली पार्टियां बुनकरों की बात तो करती है, लेकिन बड़ी बड़ी मिलों को बंद नहीं करवाती, उनको बुला रही है कि आइए और कपड़ा बनाइए और बेचिए। अब उनका मुकाबला बुनकर कहां से करेगा? वो तो दिन भर में लाख मीटर कपड़ा बना रहे हैं और बुनकर दिन में 10 मीटर कपड़ा बना रहा है। तो हमारे समाज को नीचा दिखाने का प्रयास किया राजनीतिक पार्टियों ने। कहा चमड़े का काम करना छोटा काम है, लेकिन बड़ा काम करेगा तो बड़ा काम है। अंबानी कपड़ा बनाएगा तो बड़ा काम है, बिरला कपड़ा बनाएगा तो बड़ा काम है, और हम अगर कपड़ा बनाएंगे तो छोटे आदमी है। तो हमारे जो समाज के लोग थे, हमारे समाज के लोगों को, हमारे जाति के लोगों को अपमानित किया गया और हमारे रोजगार को छीना गया। और वो रोजगार छीन करके बड़े बड़े पूंजीपतियों के हवाले कर दिया गया। जो हमारे रोजगार का विकेंद्रीकरण था, उसका एकीकरण कर दिया गया कि 10 लोग कपड़ा बनाएंगे और पूरे देश को कपड़ा पहनेंगे। आज आपको जानकर ये दुख होगा कि देश के अंदर हर तीसरा आदमी अंबानी का कपड़ा पहन रहा है। जिसका धागा अंबानी ने बना रखा है, उसका कपड़ा हम लोगों ने पहन रखा है, हर तीसरा आदमी। और हमारे जो धागा बुनने वाले थे, जो कपड़ा बुनने वाले थे, उनकी हालत देखिए, उनकी हालत क्या है। तो हम जिस राष्ट्र का निर्माण करना चाह रहे हैं, जिस आत्मनिर्भर गांव का निर्माण करना चाह रहे हैं, हमारा उद्देश्य वही है कि कच्चा माल जहां होगा उसकी प्रोसेसिंग वही होगी। गांव से कोई कच्चा माल बाहर नहीं आएगा। हमारे गांव में इतना गोबर है कि पूरा गांव के लोग अपना गैस यूज करने के बाद पूरे शहर वालों को गैस दे सकते हैं। हमारे गांव में इतना क्या नाम है, वेस्ट है, कचरा है, फसल अवशेष है कि उस फसल अवशेष को जला करके जिसके ऊपर किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं या पराली में जलाओ प्रदूषण हो रहा है। आपको पता होना चाहिए इस पराली से हजारों नहीं लाखों मेगावाट बिजली पैदा किया जा सकता है। कोयले की खनन की जरूरत नहीं है, न कोयला विदेश से मंगाने की जरूरत है। हमारा किसान जो है वो पराली जला करके बिजली पैदा कर सकता है। हमारा किसान जो है वो गन्ने की भूसी जला करके, जो उसका फलिया उसको जला करके बिजली पैदा कर सकता है। मतलब गांव गांव में बिजली पैदा हो सकती है, गांव गांव में गैस पैदा हो सकता है, गांव गांव में खेत खाद पैदा हो सकती है। लेकिन ऐसा न करके हमारी सरकारें विदेश से खाद मंगवा रही है, विदेश से गैस मंगवा रही है, विदेशी कंपनी से मंगवा रही है।
तो भारत महापरिवार पार्टी गांव को आत्मनिर्भर बनाएगी कि गांव में खाद होगा, गांव में बिजली होगी, गांव का गैस होगा और सब गांव वाले पैदा करेंगे, खुद भी यूज करेंगे और इन शहर वालों के पास जिनके पास कुछ भी नहीं है उनको उपलब्ध कराएंगे, उनको इस महंगाई से बचाएंगे जो महंगाई के द्वारा लोगों को मारा जा रहा है, महंगा बिजली दिया जा रहा है, महंगा गैस दिया जा रहा है, महंगा अनाज दिया जा रहा है, वो भी जहर मिला के कंपनियों को दावा दिया जा रहा है। आपको जानकर एक होगा कि मार्केट में जितने भी फूड प्रोडक्ट बिक रहे हैं सबके अंदर केमिकल पड़ता है और किस लिए केमिकल डाला जाता है ताकि वो फूड खराब ना हो। अब वो सारा प्रिजर्वेटिव आपके पेटों में जा रहा है जो आपको तरह तरह की बीमारियों से मार रहा है। हमारे समाज के लोगों को पाम ऑयल खिला खिला के मारा जा रहा है, हमारी गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है। जो गांव में हमारे तेल निकालने वाले भाई थे उन भाइयों के साथ सरकार ने कानून बनाया है और कानून ये बनाया है 1 लीटर भी खुला तेल कोई हमारा भाई बेच नहीं सकता। ऐसा कानून बनाया इसी लॉकडाउन में कि अगर कोई खुला तेल बेचेगा उसका कारोबार कर दिया जाएगा। ये सरकार हमारी ग्रामीण व्यवस्था को, हमारी संस्कृति को, हमारे ग्रामीण रोजगार को छीनने का काम कर रही है। और ये भी कानून इसी सरकार ने बनाया है कि 1 लीटर कोई खुला दूध नहीं दे सकता। अब बताइए कोई गाय पालने वाला अपने पड़ोसी का गाय का दूध नहीं दे सकता। ये भी इसी सरकार ने कानून बनाया है कि आपको 1 लीटर का दूध बेचना है तो आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। हमारी पूरी की पूरी ग्रामीण व्यवस्था को ये सरकारें ध्वस्त करना चाह रही है और आज से नहीं अंग्रेजों के समय से यही चल रहा है। अंग्रेजों ने केवल एक कपड़े उद्योग पे कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन आज हमारे ग्रामीण के जितने रोजगार थे सबके ऊपर एक कब्जा करने की साजिशें चल रही है। तो भारत महापरिवार पार्टी भारत की इकलौती महापरिवार पार्टी ऐसी है कि जो समीकरणों पे काम नहीं कर रही है, सिद्धांतों पे काम कर रही है और समाधान के लिए काम कर रही है कि देश की हकीकत में बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, अशिक्षा कैसे दूर हो। हमारे गांव का नौजवान उसको बाहर जाकर किसी फूड प्रोसेसिंग यूनिट में जाकर काम न करना पड़े, किसी चमड़े की फैक्ट्री में उसको काम न करना पड़े, किसी कपड़े की फैक्ट्री में काम न करना पड़े, बल्कि वो अपने गांव के अंदर अपने हुनर को करे, अपने गांव में उसको रोजगार मिले, अपने गांव में उसको सम्मान मिले, उसको जाकर के देश के किसी कोने में अपमानित ना होना पड़े, दुनिया के किसी कोने में जाकर अपमानित ना होना पड़े। भारत महापरिवार पार्टी अपने सिद्धांतों पर चल रही है और उसके लिए हमारे बुजुर्ग और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय इस राष्ट्र निर्माण के लिए लगाया है, जो राज्य चिंतन करते रहते हैं कि हमारा गांव कैसे समृद्ध हो, हमारे देश के लोग समृद्ध कैसे हो। मैं आपको बताना चाहता हूं हिंदुस्तान की सारी पार्टियां अंग्रेजों के बताए नहीं बनाए रास्ते पर चलती हैं। आज भी अंग्रेजों के बनाए रास्ते पर चल रही है, लेकिन भारत महापरिवार पार्टी इकलौती पार्टी है जो ऋषि मुनियों और क्रांतिकारियों के बताए रास्ते पर चलने की बात कर रही है। हमें अंग्रेजों के बनाए रास्तों पर नहीं, हमें ऋषि मुनियों के बताए रास्ते पर चलना है। तभी भारत में सुदूर बनेगा, तभी देश में रामराज्य आएगा, तभी देश की सारी समस्या खत्म होगी। उसके पहले कोई रास्ता नहीं है। तो मैं सभी युवाओं से अपील करूंगा कि आप सभी भारत महापरिवार पार्टी के साथ जुड़े और इस लड़ाई में जितने देश तोड़ने वाली पार्टियां हैं उनको सबक सिखाएं। जय हिंद, जय भारत महापरिवार पार्टी। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपील करूंगा कि अपनी बातों को रखें। देश में आज जो मुद्दा है वो आपने देखा होगा, भ्रष्टाचार। सभी लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं कि भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो, लेकिन मैं देश के तमाम पार्टियों से अगर आप पूछेंगे कि भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा, इसकी क्या रणनीति है, तो शायद उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन भारत महापरिवार पार्टी के पास इस बात का समाधान भी है, जवाब भी है, ये कैसे पूरा समाप्त होगा इसकी पूरी रणनीति भी है। दूसरी बात, महंगाई एक बड़ी समस्या है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि देश की जीडीपी को जुर्माना वसूल करके, टैक्स वसूल करके ये पूरा किया जा रहा है और महंगाई दर बढ़ रही है, सबके ऊपर बोझ पड़ रहा है। हमको समझना होगा कि महंगाई का जो मूल स्रोत है, इसका कारण क्या है।
जो सबसे बड़ा कारण है वो हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं। ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? पेट्रोलियम पदार्थ, दूसरा विद्युत। ये हमारी ऊर्जा के स्रोत हैं जिससे कृषि हो या कोई उद्योग, ये सब संचालित होते हैं, हर चीज संचालित होता है। और सरकार आप देख रहे होंगे पूरे 5-7 सालों में उन्होंने डीजल पेट्रोल के दाम, विद्युत के दाम बढ़ा करके जीडीपी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो आप खुद चिंतन कीजिए कि क्या इन दोनों चीजों से आप टैक्स वसूल करके भारी भरकम आप जीडीपी बढ़ा लोगे? जब देश का प्रति व्यक्ति जो विकास दर है वो सबसे नीचे चला जाएगा। वो खुद ही कह रहे हैं, पहले 40 करोड़ लोग थे, आज क्या हो गए 80 करोड़। मतलब उन्होंने स्वयं कहा कि मैंने 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाया। तो मतलब 7 साल पहले 40 करोड़ लोग थे, अब 80 करोड़ लोग हो गए। तो कहने का क्या मतलब है कि आप कौन सी नीति पे काम कर रहे हैं? आप आए थे महंगाई को कम करने के लिए, आप आए थे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, आप आए थे बेरोजगारी देने के लिए। आपने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार दिया जाएगा, हुआ क्या? आपने 40 करोड़ और बेरोजगार कर दिए। आप कैसे आत्मनिर्भर बनाओगे? आत्मनिर्भर की आप बात कर रहे हो, एक व्यक्ति एक छोटा सा दुकान करता है और उस दुकान में एक पूंजी लगाता है, अपनी जो भी उसकी एक पूंजी होती है उसको लगाता है। और लगाने का क्या कीमत है कि अगर वो पूंजी लगा दे तो उसे ये पता नहीं कि सफल होगा कि नहीं सफल होगा, क्योंकि सबसे पहले जो उसकी आर्थिक यानी एसेट है, एसेट के रूप में वो अब बिजली हो गया या जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इतने महंगे हो गए हैं कि वो 2 से 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने कैसे सर्वाइव करे? वो बिजली के बिल पे ही सर्वाइव नहीं कर पाता। अंततः क्या होता है, अगर वो दुकान नहीं चली तो उसे छोड़ना पड़ता, उसे बंद करना पड़ता है। तो हमको देखना पड़ेगा कि जो दुनिया के अन्य देश हैं जो विकसित हो रहे हैं, हो गए हैं, उनके क्या प्रायोरिटी है। हमने देखा, हमने पढ़ा, तो वहां पे बिजली दर, जो बिजली यूनिट है वो 3 रुपए यूनिट चलती है। चाइना की हम बात करते हैं तो वहां 3 रुपए पर यूनिट बिजली है। साथ ही वहां पेट्रोलियम सस्ते हैं। तब क्या होता है, माल भाड़ा कम हो जाता है, आप कहीं परिवहन करते हैं वो सस्ते पड़ जाते हैं, कोई प्रोडक्शन हो रहा है वो सस्ता कास्ट का हो गया, तब तो आप कंपीट कर पाएंगे, बाजार को बिट कर पाएंगे। वहां के बाजार सोचिए, वहां का बाजार से माल बना हुआ, प्रोसेसिंग किया हुआ माल भारत में आता है, तो वह माल हमारे बाजार को कंपीट नहीं कर पाता, वो उससे सस्ता बिकता है। तो भाई आप बताओ, आप सस्ते के लिए उसको खरीदोगे कि भारत का बाजार का माल खरीदोगे? तो आप जो नीति चला रहे हो और उस नीति को चलाने के बाद आप एक प्रोपगंडा कर रहे हो आत्मनिर्भर भारत। कैसे आत्मनिर्भर भारत बनेगा? आपके पास क्या पॉलिसी है, बता दीजिए। आपने ये दोनों चीजें आपने कर ली, कोई भी आप सफल नहीं हुए। अब आप डेमोक्रेसी को आप जो है एक इस रूप में लेकर के आ गए हैं कि आप सबको खाना खिला के, 5 किलो भोजन दे करके, रुपए बांट करके आप सत्ता में हासिल आना चाहते हो। ये कौन सी नीति चल रही है जिससे ना देश आत्मनिर्भर बनेगा ना कभी विकसित बनेगा? हमको इसके लिए समाधान ढूंढना पड़ेगा और देश के युवाओं को खड़ा होना पड़ेगा इसके लिए, तभी इसमें कुछ संभव हो सकता है। क्योंकि जो आज चल रहा है वह समाज को भी तोड़ने का काम चल रहा है, देश को तोड़ने का काम चल रहा है। आज बहुत सारी जो है बातें की जा रही हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, हम ये वादी हैं, दुनिया भर की चीजें चल रही हैं, लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। लोग, भाई देश का एक प्रधानमंत्री और बड़े औहदे पे जो लोग बैठे हुए हैं वो आज केवल इस नाते किसी को देशद्रोही बना देते हैं कि भाई वो दूसरी पार्टी में। भाई ये क्या, कौन सी नीति? वो अपना नहीं है क्या? या किसी भी पार्टी में हो तो क्या देशद्रोही हो गया? देशद्रोही तो नहीं है ना। तो कहने का मतलब आज जो परिभाषाएं दी जा रही हैं पार्टियों को लेकर के अपने आप को ये साबित करने में कि मैं ही एक राष्ट्रवादी हूं, मैं ही एक हिंदुत्ववादी हूं, मैं ही एक जो है एक देशभक्त हूं, तो ये जो रणनीति चल रही है भारत के अंदर ये बहुत गलत है और इससे समाज में बिखराव हो रहा है। समाज का एक वर्ग टूट रहा है, बहुत सारे वर्ग टूट रहे हैं। तो ये समाज को तोड़ने का कोई काम नहीं है,
ये राजनीति जो है ये दूषित राजनीति है। दूषित राजनीति पे हमारा ये कुचक्र है। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पर हमने इस पार्टी को बनाया है और इस अवधारणा के अनुरूप जो भी व्यक्ति, आज बहुत सारे लोग जो व्यक्ति हैं वो हमारे साथ आ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं और पूरे भारत से खड़े हो रहे हैं। ये खुशी है इस बात की कि आज भी बहुत सारे लोग हैं जो सोचने वाले लोग हैं, जो समझने वाले लोग हैं, वो हमारे साथ खड़े हो रहे हैं और इस जो अभी हमने शुरुआत किया है, हम सब लोगों ने मिलकर के शुरुआत किया है, इस पे चल रहे हैं। यही इस बात की खुशी है। और मैं चाहूंगा कि जो है हमारे बीच संजय शर्मा जी हैं, वो कार्यक्रम का वो करें, तो समापन करें, कुछ बातें करें। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने यहाँ बताया कि हमारी जो पार्टी है वो समाधान की नीतियों पे काम करती है और अपने जो विचार हैं, हमारे जो विचार हैं वो देश के युवा के लिए भी बनाए गए हैं। और हमारी जो पार्टी है वो समाधान की नीतियों पे काम करती है। इसलिए हमारा जो स्लोगन भी दिया गया है, एजेंडा नहीं समाधान करके और नो पॉलिटिकल सॉल्यूशन, ओनली सॉल्यूशन करके हमारा नारा भी है। और बाकी तो इन्होंने बताई दिया कि जो पार्टियां हैं सब देश को आगे खंडित कर रही हैं, समाज के नाम पे, धर्म के नाम पे, लोगों को जो भी अकाउंट में पैसे भेजना या उनको राशन देना, एक तरह से उनको मतलब वो भिखारी समझ के दे रहे हैं। जनता को भिखारी बना के उनको भीख दे रहे हैं। अगर उनको आत्मनिर्भर बनाए, उनके लिए रोजगारी का साधन उपलब्ध कराएं तो ये नौबत नहीं आएगी। तो हमारा मानना है कि हमारी जो पार्टी है, भारत महापरिवार पार्टी, आने वाले समय में युवाओं का गठन करके और इस पार्टी को काफी आगे ले जाएगी। और इसमें ज्यादातर युवा आगे आ रहे हैं और पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। और बाकी तो हमारे सभी मित्र बता ही दिए हैं, तो मैं चाहूंगा कि अभी समापन न करें। हाँ ठीक है। हाँ, और एक उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग और उत्तर पूर्वी भाग। उत्तर पूर्वी भाग को अवध प्रांत कहा जाता था और उत्तर पश्चिमी जो भाग है वो उत्तर पश्चिमी के नाम से था, जिसको 25 जनवरी आगरा प्रांत भी कहा जाता था। जो 25 जनवरी 1950, जो 26 जनवरी के एक दिन पहले पूर्व ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसको, दोनों प्रांतों को एक करके उत्तर प्रदेश नाम दिया था। हमने क्या किया है कि उत्तर पश्चिमी भाग को ब्रज प्रांत, जिसकी राजधानी मथुरा होगी, दूसरा उत्तर पूर्व का जो भाग होगा वो अवध प्रांत होगा, जिसकी राजधानी अयोध्या होगी। इस प्रकार जो है अयोध्या, भारत और अवध प्रांत दोनों की संयुक्त राजधानी होगी। ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह संकल्प हमने क्यों लिया। हम सब सुनते भी आए होंगे कि हम भारत को विश्वगुरु बनाएंगे, राम राज्य लाएंगे, सोने की चिड़िया बनाएंगे। आपको यह जानना जरूरी है कि इन तीनों कथनों का जो अस्तित्व है वो अयोध्या भूमि से, जितने भी गुरु हुए हैं वो उसी भूमि पे हुए हैं। राम राज्य की परिकल्पना वहीं से ली जाती है और समृद्ध, जो सबसे खुशहाल होता है, समृद्ध होता है, उसी को समृद्ध की भाषा कहा जाता है कि यह समृद्ध भूमि। तो वो भी सबसे समृद्ध भूमि रही है, इसलिए वहां की परिकल्पना इसी से है, सोने की चिड़िया का। तो इन तीनों कथनों का अस्तित्व जो है वो अयोध्या भूमि से है। और जो आज देश के अंदर वैमनस्यता फैलती जा रही है, इस वैमनस्यता को सिर्फ हमारी जो भारतीय संस्कार और संस्कृति है उसको बचा करके ही फिर फैलाया जा सकता है। और मेरा जो पूरा जो सिद्धांत था इस विषय को लेकर के वो ये है कि भारत की संस्कार और संस्कृति को कैसे बचाया जाए, इसका मूल क्या है।
तो इसका स्रोत क्या है, मूल स्रोत? तो हमने ये जब अध्ययन किया तो मुझे लगा कि श्री राम और उनके भाइयों जैसा प्रेम, सेवा, त्याग जैसा उदाहरण पूरी दुनिया में किसी भी भूमि पर नहीं मिलता। इसलिए अगर भारत की संस्कार और संस्कृति को बचाना है तो हमें अयोध्या को भारत की राजधानी बनाना होगा। यह इसलिए भी हो जाता है कि आज जो युवाओं में एक पश्चिमी सभ्यता को लेकर के अवधारणा बनती जा रही है, घर करती जा रही है, इसके लिए हमारी जो संस्कृति है उसकी पहचान होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी धर्म को मानता हो, वह अपने बच्चे को एक उत्तम जीवन जीने की ही प्रेरणा देता है। और अगर हमें उस भारत की संस्कार संस्कृति का ज्ञान ऐसे भूमि ऐसे पुरुष से मिले, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी से मिले, उनके परिवार का अध्ययन कीजिए और तमाम सारे लोगों का अध्ययन कीजिए, एक एक लोगों का त्याग आप देखेंगे तो लगेगा कि इससे बड़ी संस्कार और संस्कृति जो उससे जुड़ी हुई है वो कहीं नहीं मिलेगी।